हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या, वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअल में हमने प्रीवियस क्लासेज में क्या किया हुआ है कि हमने सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप के कई कॉन्सेप्ट्स को हमने यूज किया। इनको यूज करके हमने कई रियल नंबर्स को सॉल्व किया। तो जो हमारा ये चैप्टर रियल नंबर्स हैं, इनमें हम जिस जिस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनमें क्या है कि सबसे पहले आता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, फिर किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करना, फिर किसी नंबर का इरेशनल है या नहीं, ये चीजें चेक करना। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जैसे हमने प्रीवियस ईयर में काफी ऐसे क्वेश्चंस किए जिनमें हमने डिविजिबिलिटी रूल का यूज किया। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो डिविजिबिलिटी रूल कि अगर मान लीजिए डिविजिबिलिटी रूल अपने को अगर करना हो तो सबसे पहले हमने क्या लेट किया, लेट ए बी एनी नॉन जीरो नंबर, लेट ए बी एनी नॉन जीरो नंबर विच डिवाइड्स ए नंबर बी। मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर ए है जो कि नॉन जीरो है और वो किसी नंबर बी को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नंबर बी को ए से डिवाइड करें तो हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट सी होगा और हमारा रिमाइंडर यहां क्या होगा, जीरो। तो यानी कि जो ये ए है, ये ए एक्चुअल में क्या है, तो ये ए एक्चुअल में हमारा डिवाइजर है। और बी क्या है, तो बी हमारा डिविडेंड है। और सी क्या है, तो सी हमारा कांस्टेंट है। तो यहां से क्या हुआ कि जो ये बी है, ये बी एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, तो अगर मैं ए को सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 12 है, तो जब ए 3 है, बी 12 है और बी 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, 4। यानी कि ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू क्या है, 4। इसी तरीके से मान लो अगर हमसे कहा जाए कि 3/36, 3/36, इसका मतलब यह है कि अपने को यह चेक करना कि क्या ये डिविजिबिलिटी कंडीशन को प्रूफ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है ये b होगा, ये क्या होगा, a। तो अगर मैं इस 36 को a से डिवाइड करूं तो मेरा कांस्टेंट क्या आएगा, 12। तो यहां कांस्टेंट यानी कि c की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 12। इसी तरीके से कई नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें अपने को क्या चेक करने के लिए कहा जाएगा कि ये डिविजिबिलिटी रूल को प्रूफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। अब ये क्वेश्चन है क्या कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट। और अपने को ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, अपने को ये बताना है कि ये ट्रू है या नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी भी डिविजिबिलिटी को अगर प्रूफ करना हो, किसी भी स्टेटमेंट के डिविजिबिलिटी रूल को देखना हो, तो अपने को ये देखना होगा कि जो हमारा b है वो a c के इक्वल होना चाहिए। यानी कि वहां पर कोई c एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको अगर हम डिवाइजर a से मल्टीप्लाई करें तो वो डिविडेंड b के इक्वल हो। तो अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो 393, तो यहां पर ये जो 93 है ये आपका क्या है, b है, और जो ये 3 है ये आपका क्या है, a है। तो ये रिजल्ट हमारा अगर मैं 93 को 3 से डिवाइड करूं
तो मेरा रिजल्ट क्या होगा 31। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू बिकॉज 93 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 31। यानी कि इस 93 के लिए यहां पर कोई ना कोई एक एलिमेंट 31 ऐसा है जिसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 93 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। इसी तरीके से अगर सेकंड पार्ट की बात करो तो 6/28, तो जो ये हमारा 28 है ये हमारा 6 से के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो वैल्यू ऑफ सी विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। यहां पर सी की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इस 28 को 6 से डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो क्या बचेगा 4। और मैंने डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया कि आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। तो इसलिए ये रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं होगा। नो, दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू। अगर आप थर्ड पार्ट की बात करो तो इसमें क्या है 0.4। तो दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू बाय यूजिंग डेफिनेशन। ये रिजल्ट हमारे डेफिनेशन की वजह से ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने डेफिनेशन में क्या कहा गया था कि लेट ए बी ए नॉन जीरो नंबर, यानी कि हमारा जो ए हो वो क्या होना चाहिए नॉन जीरो नंबर। लेकिन यहां ए की वैल्यू क्या है 0, यहां ए क्या है 0। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये ट्रू नहीं होगा। नो, ये भी ट्रू नहीं होगा। फोर्थ 5 0, तो यहां पर a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 0। अगर मैं किसी रिजल्ट 0 को किसी a से डिवाइड करूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 0। यानी कि ये 0 आ सकता है कब? जब मैं 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू। ये रिजल्ट हमारा क्या होगा ट्रू होगा। फिफ्थ में क्या है -2 8। तो हमारा 8 क्या होगा जब मैं -2 को -4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो -2 को -4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट +8 होगा। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू। इसलिए ये रिजल्ट हमारा क्या होगा ट्रू होगा। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों अपने को ये रिजल्ट्स चेक करने हैं। तो इन कंडीशंस को यूज करके सपोज करो मैं 8 पार्ट की बात करूं तो ये क्या होगा 8 -8। तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो क्या हमारा b जो है अगर मैं a को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो b के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि b हमारा नेगेटिव है। तो जब मैं -8 है तो क्या करूंगा 8 को मैं -1 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू। ये रिजल्ट भी आपका क्या होगा ट्रू होगा। तो प्यारे बच्चों जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे इन पार्ट्स को आप लोग खुद सॉल्व करोगे और फिर भी किसी बच्चे को अगर इस पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछोगे, उस प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में डालोगे और उस प्रॉब्लम को आप लोग मेरे से पूछोगे। तो ये जो मैंने क्वेश्चन कराया आप लोगों को ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इससे अपने को यह पता चला कि हम जब किसी रिजल्ट को डिवाइड करेंगे, अगर हम उसके किसी डिविजिबिलिटी रूल को फाइंड कर रहे हैं तो वहां पर हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए और वो रिजल्ट b = ac की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करोगे। तो प्यारे बच्चों अब जब हम जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अगर हम रियल नंबर्स में इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता और इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकते हैं कि ये जो लेमा है इस लेमा की जगह हम एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं।
तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दोनों में चेंज क्या है? अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो सबसे पहले तो अपने को यह देखना होगा कि ये जो नाम है ये एक्चुअल में उस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, यूक्लिड। तो यूक्लिड्स कौन था? तो ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। ये ग्रीक का एक मैथमेटिशियन था जिसके नाम पर इस थ्योरम का नाम हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा रखा। अब ये एक्चुअल में लेमा होता क्या है? तो लेमा हम उस स्टेटमेंट को बोलते हैं जिस स्टेटमेंट को यूज करके हम किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करें। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ए स्टेटमेंट बाय यूजिंग प्रूफ एनी स्टेटमेंट, जिसको यूज करके हम किसी अदर स्टेटमेंट को जब प्रूफ करते हैं तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने 27 को 5 से डिवाइड करना, तो जब मैं 27 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कांस्टेंट क्या होगा? 5, और मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो जो मेरा ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन कांस्टेंट। लेकिन ये हमारे कांस्टेंट से लेस देन a, ये हमारे डिवाइजर से क्या होगा? लेस देन होगा। तो जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे किसी नंबर से, तो उस केस में जो आपका रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन डिवाइजर। वो डिवाइजर से क्या होगा? लेस देन होगा। जैसे अगर 55 को आप 18 से डिवाइड करो, तो जब आप 55 को 18 से डिवाइड करोगे तो हुआ क्या? 3, 54, 1। तो यहां पर जो आपका ये रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 18। लेकिन ये 18 से क्या होगा? लेस देन होगा। इसी तरीके से अगर 12 को अगर आप 5 से डिवाइड करो तो क्या होगा? ये 10, 2। तो यहां पर जो रिमाइंडर 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 5। इसी तरीके से अगर आप 30 को 12 से डिवाइड करो तो क्या होगा? 2, 24, 6। तो ये जो 6 है ये क्या है? रिमाइंडर। और ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 12। तो यहां से इस प्रोसेस से अपने को एक बात समझ में आ गई कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर होता क्या है कि अगर हम सपोज करो क्या कि लेट A and B be any two non-zero इंटीजर्स। मान लीजिए A और B अपने को कोई 2 नॉन जीरो इंटीजर्स गिवन है, तो जब हम इस B को A से डिवाइड करेंगे तो हमारा कांस्टेंट Q होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? R। तो ये हमारा डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कांस्टेंट और ये क्या है? रिमाइंडर। तो यहां से जो हमारा b होगा ये क्या होगा? जब आप a को q से मल्टीप्लाई करो प्लस रिमाइंडर, और आपका जो ये रिमाइंडर होगा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन a। आपका रिमाइंडर क्या होगा? 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन, बट a से क्या होगा? वो लेस देन होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इस प्रोसेस को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलेंगे। तो अब प्यारे बच्चों हम इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? मान लीजिए अपने को स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट अपने को क्या गिवन है कि सो डेट every positive even integer is of the form to Q and
and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integers। तो स्टेटमेंट क्या है प्यारे बच्चों कि अपने को ये शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो अपने को ये शो करना है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट ऑफ एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमने क्या देखा कि यहां पर जो रिजल्ट है वो 2 से मल्टीप्लाई है, यहां पर भी जो रिजल्ट है वो 2 से मल्टीप्लाई है और उसके प्लस में क्या है 1 है। तो यहां से एक बात स्पष्ट होगी कि अपने को पता है कि जब हम a एंड b एनी नॉन जीरो इंटीजर को लेते हैं तो यहां पर जो हमारा b होता है वो एक्चुअल में क्या होता है a q प्लस r, और r क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन a। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस q के साथ जो होगा वो हमारा क्या होगा a। तो यहां पर इस q के साथ क्या है 2, तो यानी कि a की वैल्यू क्या है 2 और b क्या है b इज एनी इंटीजर और r आपका क्या होगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब b को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कांस्टेंट q होगा, रिमाइंडर r होगा, यानी कि b आपका क्या हुआ 2q प्लस r, और जहां r क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। जो r होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। तो यहां से ये स्पष्ट हुआ कि हमारा r या तो 0 होगा या क्या होगा 1। तो जब हम r की वैल्यू 0 या 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से b का रिजल्ट हमारा क्या हुआ 2q प्लस 0 या 2q प्लस 1, यानी कि हमारे दो रिजल्ट्स आ गए 2q और 2q प्लस 1। और अपने को पता है कि जब भी हम किसी रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो हमारा आंसर होगा वो एक इवन नंबर होगा, और जब हम किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा ऑड होगा। तो अपने को यही प्रूफ करना था कि जो हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए 2q की फॉर्म में होना चाहिए, और जो ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए 2q प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो यही रिजल्ट अपने को यहां प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो चुका। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर so that any positive integer is of the form 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2 for some integers q। तो अपने को यह प्रूफ करना प्यारे बच्चों कि शो करो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस फॉर सम इंटीजर्स q। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वही लेट, हमने a क्या लेट किया 3,
क्योंकि यहां पर जो रिजल्ट है वो 3 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्यू के साथ जो होगा वो क्या होगा, ए। तो ए की वैल्यू 3, बी इज एनी इंटीजर्स। तो जब आप इस b को लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 3q प्लस आर, और जो r होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3। तो इसका मतलब r की वैल्यू 0 1 2। अब इस r की वैल्यू को जब इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो यहां से b का रिजल्ट आपका क्या होगा, 3q प्लस 0 या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो अपने को यही प्रूफ करना था कि जब हमने किसी रिजल्ट को, किसी इंटीजर b को 3 से डिवाइड किया तो जो हमारा रिजल्ट आया वो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 की फॉर्म में होगा, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो यहां अपने को यही प्रूफ करना है क्या, कि जब भी आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या होगा, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको क्यू के साथ जो भी रिजल्ट गिवन होता वही एक्चुअल में आपका क्या होता, ए होता, वही आपका डिवाइजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 4q plus 3 4 where q is some integer, where q is some integer। तो यहां क्या है प्यारे बच्चों कि हमने देखा यहां q के साथ 4 मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब हुआ a की वैल्यू क्या है 4, b इज एनी इंटीजर। अब यहां से पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसका मतलब जो आपका b भी होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो जब आप इस b को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका कांस्टेंट q होगा और रिमाइंडर क्या होगा r, यानी कि आपका b जो हुआ क्या हुआ 4q प्लस r, वेयर r ग्रेटर देन 0 लेस देन 4। तो यहां से r की वैल्यू 0 1 2 3। तो जब आप इस r की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो b आपका क्या होगा 4q प्लस 0 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3। तो हमसे इसने क्या पूछ रखा है, ओड इंटीजर। तो जब इसने हमसे ओड इंटीजर पूछा तो हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ उसी रिजल्ट को यूज करेंगे जो क्या होगा, ओड। और अपने को पता है कि जब भी हम किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें और उसमें ओड नंबर्स को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट हमेशा ओड होगा। तो यहां पर हमारे ओड इंटीजर्स क्या होंगे, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, यही अपने को प्रूफ करना था। अगर ये इस ओड की जगह इवन कहता तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो इस रिजल्ट की बजाय 4q प्लस 0 और 4q प्लस 2 होता। फिर क्या होता, 4q प्लस 0 और 4q प्लस 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में ये दोनों टाइप हमसे पूछा जा सकता, या तो वो ओड के बारे में पूछेगा या वो इवन के बारे में पूछेगा। ओड के बारे में पूछता तो 4q प्लस 1 4q प्लस 3, और इवन के बारे में पूछेगा तो 4q प्लस 0 या 4q प्लस 2। तो इस तरीके से हमने आज के इस क्वेश्चन में क्या किया कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। इसके बाकी के क्वेश्चंस जो होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।